सामान्य मुलाकात माने शिष्टाचार मुलाकात। मेरा घर है, हर चीज़ न्यूज़ की बात नहीं होती। मैं अपने घर में आया हूँ। मैंने आपको कहा है ये सेवक हैं सारे, कोई मंत्री ना संतरी है, सब जनता के सेवक हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहले भोपाल दौरे के भले ही अपने अपने तरीके से मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन महाराज ने इस दौरे से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ये संदेश है कांग्रेस से आए नेताओं को बीजेपी की रीति और नीति को लेकर। यही वजह है कि वे एयरपोर्ट से बिना किसी तामझाम के संघ कार्यालय पहुंचे, जहां करीब घंटे भर रुके। खास बात यह रही कि इस दौरान उनके करीबी 3 मंत्री और 2 पूर्व मंत्री साथ नजर आए। उसके बाद सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मिलने उनके निवास पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से भी मुलाकात की। जो जन कल्याण की योजनाओं के आधार पर देश का एक एक वासी विश्वास इस त्रिमूर्ति में रखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, श्रेय जाता है तो इन महानुभावों को जाता है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को जाता है, जिसने तन मन के साथ पूरी तरह से अपने को झोंक कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा का परचम लहराया है। उपचुनाव से पहले तक सिंधिया समर्थक और कांग्रेस से आए नेताओं के बीजेपी में घुलने मिलने को लेकर कई तरह से अटकलें लगती रही, लेकिन नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने इस तरह की आशंकाओं से अच्छे से पार पाया। हालांकि कुछ जगह भीतरघात पर शिकवा शिकायत बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने इस दर्द का इलाज भी ढूंढ लिया है। नेताओं में दूरी मिटाने अगले हफ्ते से 1060 मंडलों में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होंगे। वो एक होकर के चुनाव भी अभी लड़ा, उसका देखो परिणाम भी आया कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई। सब लोग एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। और रही बात आप समर्थक की बोल रहे हैं, तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब कोई समर्थक वाली बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो रहेंगे। अब वो इस दबाव की स्थिति नहीं रह गई जो सरकार बनाते समय थी, वो कांग्रेस को जो है दगा देने के समय थी। तो अब परिस्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो कल्चर है उसके हिसाब से चलेंगी। दबाव डालने में वो यहाँ सफल हो जाते थे कांग्रेस में, अब वहाँ पे कितना दबाव डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे ये समय बताएगा। राजनीति में एक दूसरे के संगठन पर छींटाकशी आम बात हो गई है, लेकिन कांग्रेस आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है जो उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी, जबकि बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, जिसकी पाठशाला में कार्यकर्ताओं को पंच निष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है। यही पाठशाला उसे अनुशासित योद्धा देती है। रहा सवाल कांग्रेस से आए नेताओं के पार्टी के सांचे में ढलने का, तो जो अब तक इस सांचे में फिट नहीं हुए हैं वो या तो फिट हो जाएंगे या फिर सांचे में फिट कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया का संदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आने के बाद बीजेपी की रीति नीति को लेकर बहुत ही सजग, बहुत ही कॉशस और बहुत ही एक केयरफुल भी मैं कहूँगा उसको, और ये भी कहूँगा कि वो बहुत समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश बड़े क्लासिकल वे में कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ सामने नज़र आने वाली जो आंखें होती हैं, मूल्यांकन उनका भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ अदृश्य आंखें जो आपका पीछा करती रहती हैं हमेशा, उनका मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो अदृश्य आंखें हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी होती हैं, ये संगठन की भी होती हैं, और ये आंखें जिस समय क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, जिस समय महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, उस समय ये अदृश्य आंखें मुखर होती हैं, वाणी के रूप में, जिह्वा के रूप में, और एक जुमला उनकी जुबान से निकलता है। सिर्फ जब कोई भी नाम आगे बढ़ाया जाता है जिसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी है, तो वही अदृश्य आंख जिसके पास अब जिह्वा भी है, जीभ भी है, वो ये कहती है कि हाँ ये ठीक है, या फिर नहीं चलेगा नहीं, अगले नाम पर आइए। और इसी में सारा निर्णय सिमट कर रह जाता है। जो बीजेपी को समझते हैं, करीब से जानते हैं, वो ये जानते हैं कि बीजेपी में आपका पोर्टफोलियो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर ये अदृश्य आंखें जो वक्त पड़ने पर एक मजबूत निर्णय लेने वाली वाणी में बदलती हैं, उनका सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। तो सिंधिया ये मैसेज भी दे रहे हैं
उनके साथ जो लोग बीजेपी में आए हैं कि जिस तरह मैं संविधा जा रहा हूँ, संघ कार्यालय जा रहा हूँ, मैं बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स के यहाँ जा रहा हूँ, ये परंपरा बहुत ज़रूरी है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। जबलपुर से हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता शशिकांत शुक्ला साहब, बहुत स्वागत है शुक्ला साहब। ग्वालियर से अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और इंदौर से हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षवर्धन प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर उनके नाम के साथ जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे उनकी चमकती उम्र, युवा उम्र के बारे में कोई गलतफहमी मत पाल लीजिएगा। शरद जी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी। ये हमारी टीम ने जो है आपको एक मानद उपाधि दे दी है, इसको ग्रहण कर लीजिए। आज आगे से हमारा पूरा प्रयास होगा कि मानद उपाधि ना जुड़े। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और आपकी विनम्रता और आपकी सदाशयता के लिए भी बहुत धन्यवाद। पहली टिप्पणी आप ही से लेकर हम इब्तिदा करते हैं, आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। ये बताइए मुझे, सिंधिया जी जिस शास्त्रीय तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही एक क्लासिकल वे है उनका आगे बढ़ने का एक तरीका है, ये एक मैसेजिंग भी है और बीजेपी की रीति नीति में बहुत गहराई से आत्मसात होने का एक गंभीर प्रयास भी। ये कंटिन्यू रहे और असरदार होगा। बाकी साथियों के लिए भी मैसेज है कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप भी आगे बढ़िए। किस तरह देखते हैं आप? मैं मानता हूं शरद जी कि भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया का 2.0 वर्जन हम देख रहे हैं। अगर आप उपचुनावों में उनके हाव भाव को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो सिंधिया बहुत ही आक्रामक दिखाई देते हैं। सिंधिया अपनी भाषण शैली में एक नाटकीयता का पुट लेके आते हैं। वे लगातार लटके झटके दिखाते हैं, पब्लिक को मैस्मराइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अगर सिंधिया जो कांग्रेस में थे और सिंधिया जो बीजेपी में हैं, उनकी तुलना करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कांग्रेस में सिंधिया बहुत ही शालीन तरीके से अपनी बात करते थे और जहां तक संभव हो आक्रामक नहीं रहते थे। लेकिन अब फ़र्क यह है कि वो कांग्रेस में केवल एक गुट के सरदार थे और अब उनके सामने भाजपा का विराट परिवार है। उस पूरे परिवार को साथ के लेके चलना है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो कि भाजपा के लिए विचार, अनुशासन और कैरेक्टर की गंगोत्री है, जहां से भाजपा का शुरुआत होती है, भाजपा के एक नई लीडरशिप की शुरुआत होती है। तो सिंधिया जानते हैं कि अगर उनको भाजपा में आगे बढ़ना है तो संघ को भी साधना होगा, भाजपा कार्यकर्ताओं को भी साधना होगा और अपने आप को एक कह लीजिए कि मास लीडर और कार्यकर्ता प्रिय नेता के रूप में स्थापित करना होगा। उनका जो हाल का भोपाल दौरा है उसमें हम देखते हैं कि सिंधिया वैसे ही दिखाई दे रहे हैं और सिंधिया बड़े ही रणनीतिक रूप से भाजपा में घुलने मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अटकलें हैं कि अगले केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उनको मंत्री पद मिल सकता है, तो उसकी कहीं न कहीं पूर्व पीठिका भी है। साथ में जो हमारे प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, जो उनके खेमे के मंत्री गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी दोनों चुनाव हार गए हैं, उनको कैसे एडजस्ट कराना है, उनके खेमे के जो विधायक जीत गए हैं उनको कहाँ एडजस्ट कराना है, और इस बीच भाजपा के भीतर जो उनके नेताओं में असंतोष है उसको कैसे संतुलित करना है, कहीं न कहीं सारी कहानी इसी के आसपास घूमती है। जी चलिए, शशिकांत शुक्ला जी के पास आऊँ उसके पहले मैं भदौरिया साहब के पास चलना चाहूँगा, जिनकी मुद्रा बड़ी गंभीर है। थोड़ा मुस्कुराइए सर, विपक्ष में रहने का ये अर्थ नहीं है कि मुस्कुराहट चली जाएगी, तो थोड़ा मुस्कुराइए और अपने पूर्व नेता के प्रति जो भी आपके भीतर का अंतस का भाव हो उसके साथ सामने आइए। भदौरिया साहब जी। जी आदरणीय शरद जी, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब आकस्मिक माधवराव सिंधिया जी की मृत्यु के बाद राजनीति में पहला कदम रखा, तो मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, पहले दिन से जब से वो सक्रिय राजनीति में आए और आज दिनांक तक देख रहा। मैंने उनका जो चरित्र का और उनका राजनीतिक चरित्र का जो आकलन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वास्तविक मनोस्थिति अलग तरह की रहती है और दिखावा एक अलग रहता है। उनके जो पूरा व्यक्तित्व रहता है वो सामान्य रूप से दिखावे पे ज्यादा विश्वास करता है। सर मेरा आग्रह रहेगा कि हम आंतरिक रूप से जो उन्हें लोग बहुत अच्छी चीजों से ऊपर उठकर राजनीतिक माहौल और राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करें। जी जी मैं उसी जी
मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये सब चीजें चलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनका मूल स्वरूप है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाकर किसी भी तरीके से कोई भी दल हो, जैसे कांग्रेस में हमेशा से दबाव बनाकर, चाहे वो 4 बार के हारे हुए लगातार प्रत्याशी को 5वीं बार टिकट दिलाना हो, तो ये हमेशा से दबाव की राजनीति करते आए। वो इसी के चलते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अभी वो एक गोलबंद राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो संविदा जाने का हो, संविदा में भले ही उनको 2 मिनट का समय दिया गया हो, परंतु प्रचारित ये किया जाता है कि 1 घंटे तक उनकी चर्चा हुई, जबकि वहाँ अंदर की वस्तु स्थिति अगर देखी जाए तो केवल उनसे 2 मिनट की चर्चा की गई। तो ये सब स्थितियां लगातार चलती चली आएंगी। आगे आने वाले जानकारी बड़ी मजबूत है आपके पास, आपको भी देखने को मिलेगा और पूरे प्रदेश को देखने को मिलेगा जी। ये क्योंकि ये लोग जो साथ में गए हुए थे वो सब हमारे साथ 25 साल लगातार राजनीति करते चले आए, NSUI के साथ ही रहे जो गए। तो मैं आपको माध्यम से बताना चाहूंगा कि आने वाला समय अपने आप वस्तु स्पष्ट कर देगा कि किस तरीके से ये दबाव बनाएंगे शिवराज सिंह जी पे, इमरती देवी जी को एडजस्ट कराने के लिए और उनके उन तमाम सारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कराने के लिए, चाहे उन्हें उसको एडजस्ट कराने के लिए किसी भी स्तर पे जाना पड़े। तो ये जो पूरा घटनाक्रम भोपाल की राजनीति का है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जो आगे वाले कांग्रेस का आरोप है कि दबाव बनाने की राजनीति सामने आएगी। सिंधिया जी को लेकर ऐसा आरोप कांग्रेस का है कि वो ये भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में भी दबाव बनाने की राजनीति। बहरहाल विपक्ष के नाते ये उनकी सोच है, उनकी दृष्टि है और उनका अधिकार है। शुक्ला साहब क्या सोचते हैं कि सिंधिया साहब कितनी तेज़ी से घुल मिल रहे हैं? दूध और शक्कर की उपमाओं से अब आगे बढ़कर किसी और उपमा की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि वो सब तो सम्मिश्रण हो चुका है। अब तो बात यह है कि पूरी तरह से अपने को प्रमाणित करना है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से एकाकार हो चुके हैं सिंधिया जी आने के बाद, और एक मैसेज भी साफ दिखता है। किस तरह देखते हैं शुक्ला जी इसको? और जो दृश्य आंखें हैं, अदृश्य आंखें हैं, उस पर भी कुछ रोशनी डाल सकें आप तो बेहतर होगा। जी शुक्ला साहब। जी जी देखिए, सिंधिया जी और सिंधिया जी से जैसे तमाम नेता जो कांग्रेस में थे या हैं, उनके अंदर भी एक राष्ट्रवाद की भावना और पीड़ा थी, समाज के निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, जिससे कांग्रेस मीलों दूर थी, परे थी। और ये भावना उनके मन में शुरू से चली आ रही थी कि आखिर कांग्रेस राष्ट्रवाद के रास्ते पर क्यों नहीं चलती। और छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा असंतोष पैदा हुआ और उनको लगा, ऐसे नेताओं को, कि कांग्रेस में राजनीतिक जीवन जीना कठिन है, क्योंकि कांग्रेस की दिशा और दशा बिल्कुल बदल चुकी है। ना तो राष्ट्रवाद के करीब है, ना समाज निर्माण के करीब है, ना संस्कार निर्माण के करीब है, ना व्यक्ति निर्माण के करीब है, ना ईमानदारी है, ना सुशासन है, कुछ भी नहीं है। अब इन सब बातों को लेकर के माननीय सिंधिया जैसे नेता अब जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अंदर की जो विचारधारा है, जो कांग्रेस में संतुष्ट नहीं रही थी, वो संतुष्ट होती है। तो फिर वो सक्रियता के साथ संघ कार्यालय भी जाते हैं, बड़े नेताओं से भी मिलते हैं, सक्रियता के साथ सबसे गले मिलते हैं, बैठक होती है, विचार विमर्श होता है, क्योंकि मूल अंदर आंतरिक विचारधारा उनकी वो थी, वो उसका संतुष्टिकरण कांग्रेस में नहीं मिलता था। अब उनको पूर्णतः संतुष्टिकरण मिल रहा है। उनके जो अंदर एक चाहत थी कि राष्ट्रवाद के रास्ते पर कांग्रेस चले, कांग्रेस नहीं चलती थी। समाज निर्माण के क्षेत्र में कांग्रेस चले, व्यक्ति निर्माण के क्षेत्र में चले, ईमानदारी में चले, सुशासन पर चले, ये सब सारी संतुष्टि कांग्रेस में नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी में सारे रास्ते सामने देख रही कि भाजपा एक रीति नीति सिद्धांत वाली पार्टी है और इन रास्तों पर चलती है। तो फिर अब वो खुल करके अंदर आंतरिक विचारों को जीना चाहते, और इसलिए सक्रियता के साथ सारे नेताओं से, संस्थाओं से, संघ के प्रमुखों जैसी बात सामने आई है, जो भाजपा के प्रमुखों उनसे मिलजुल रहे, ये बहुत अच्छी बात है। ये इस बात का सूचक है कि एक नेता उब करके एक ऐसी पार्टी से जो जहां पर सारी विचारधाराएं जो है राष्ट्र के विपरीत बह रही है, वहां से एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी में आया है और इस विचारधारा को जीना चाहता है और बहुत लंबे समय राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है। ये सक्रियता इस बात का प्रमाण है। अब
क्योंकि अब जी कांग्रेस की अलग बात है कि कांग्रेस उनको कहेगी ये दिखावा है, वो दबाव बनाएंगे तो ये करेंगे। ये कांग्रेस की नीति रीति शैली है और उनको लगता है कि हमारी पार्टी के संस्कार आज भी आपकी सिंधिया बातें जी में सुन होंगे, के तो लेकिन ऐसा लग सिंधिया रहा जी है में कि आंतरिक कांग्रेस का तब्दीली विलय के राष्ट्रवादी मजबूरी से- कांग्रेस मजबूरी पार्टी में में हो जाना संस्कार में जी चाहिए। रहे थे, अब आकर के वो अपने ओरिजिनल राष्ट्रवादी संस्कार में। सोच से ओतप्रोत जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टाइप का जब तक- कोई जो है एक दल है, ये एनसीपी नेशनलिस्ट नहीं, कांग्रेस राष्ट्र- पार्टी। देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम रख लेने से, राष्ट्रवादी जी, कांग्रेस नाम रख लेने से कोई शरद जी, राष्ट्रवादी भी शुक्ला नहीं जी से होता कुछ कहना है। राष्ट्र के जो अभी ये मुद्दे में गिनाना चालू करूंगा तो बड़ा लंबा समय होगा। नहीं नहीं शुक्ला जी, बिल्कुल मत गिनाइए, कुछ अंदर की बातों की अपेक्षा में कर रहा था, लेकिन आपने भी बड़े शास्त्रीय तरीके से कुछ राष्ट्र के खिलाफ है, आपने भी समाज बड़े में- शास्त्रीय तरीके से वही बातें कही जो बीजेपी की बातें, जो बहुत ही बिल्कुल जिसको कहते हैं पारंपरिक सांचे में ढली हुई बातें। थोड़ा सा जरा कभी आप लोग अपने, मैं नहीं कहता अपने प्रवक्ता धर्म के कवच को भेद कर बाहर निकलिए, लेकिन आप भी ये प्रतीत करते होंगे कि जैसे हम एंकर्स की बातें कई बार एक जैसी लगती हैं, आपके बारे में भी लोग शायद ये सोचते हैं कि सब एक जैसी बातें हैं। कभी तोड़िए अपने भीतर के इस कवच को, अनुशासन को मत तोड़िए, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी कहिए कि लोगों को लगे कि ये नई सूचना मिली है। ऐसा विनम्र आग्रह, अगर धृष्टता की हो तो क्षमा कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जो बातें महत्वपूर्ण है उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मूल्यांकन की प्रणाली बीजेपी की बहुत कठोर भी है और कई बार ये पता करना भी बड़ा कठिन होता है, खासतौर से अपने श्रेष्ठ समय में, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी लीडर के लिए, कि उसका मूल्यांकन कौन और कैसे कर रहा है। क्योंकि ये हर मनुष्य के साथ भी होता है कि जब वो 7वें आसमान पर होता है या सफलता के शिखर पर होता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि इस समय उसके लिए क्या चुनौती हो सकती है। लेकिन बीजेपी, जैसा शशिकांत जी कह रहे थे, बीजेपी में एक धड़ा ऐसा है जो हमेशा ये मानता है कि बीजेपी से भी बड़ा देश है और कोई व्यक्ति तो कभी भी न बीजेपी और न ही देश के सामने खड़ा है। ये कठिन है इसको आत्मसात करना, लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी के एक कोर ग्रुप ने इसको बहुत गहराई से आत्मसात किया है। ये सिंधिया जी के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, कम से कम ये 1 वर्ष तो मैं कहूँगा, जहाँ ये अदृश्य आंखें निरंतर उनका पीछा करेंगी। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जी हर्षवर्धन जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने देखा कि भाजपा में ऐसे कई नेताओं को प्रदेशों का मुख्यमंत्री बना दिया गया जिनका नाम भी कई लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा नहीं सुना था। तो भाजपा में अनुशासन कह लीजिए या उसकी रीति नीति कह लीजिए, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना होता है। मुझे लगता है सिंधिया भी इस बात को समझ के थोड़ा सा लो प्रोफाइल अपने आप को रखने की कोशिश कर सकते हैं कि हम भाजपा में शामिल हो गए जहां कार्यकर्ता भाव प्रमुख है, नेता भाव बाद में आता है। जहां तक सिंधिया का सवाल है, सिंधिया की निगाहें अपने भविष्य को लेकर भी है और सिंधिया को लेके कई बार मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर भी उनका नाम कयासों में आता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं शरद जी, जब सिंधिया ने भाजपा में एंट्री मारी ही थी तब मैंने इंदौर के एक बड़े भाजपा नेता से पूछा था कि सिंधिया जी तो आपके एक ज़माने में बड़े प्रतिस्पर्धी रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं, अब वो भाजपा में आ गए हैं, अब आप कैसा देखते हो? तो उन्होंने बड़े ही कैजुअल तरीके से कहा था कि अब तो वो केंद्र की राजनीति करेंगे। तो सतह के नीचे समझने वाली बात यह है कि भाजपा के जो पुराने क्षत्रप हैं, जो मध्य प्रदेश में जो कह लीजिए भाजपा के मूल स्वरूप से होके गुजरते हैं, बड़े नेता बनते हैं, वो कहीं न कहीं प्रदेश में एक नया शक्ति केंद्र उभरने नहीं देंगे। उनको अपने वजूद की चिंता भी सताएगी। तो सिंधिया के सामने कई चैलेंजेस हैं, इस बीच उनको चलना है, इस बीच उनको अपना आगे का सफर तय करना है। तो मुझे लगता है कि सिंधिया की रणनीति ये होगी कि वो अगले कुछ दिन बड़े लो प्रोफाइल बने रहें और भाजपा की जो मूल संस्कृति है उसकी बात करें। भदौरिया साहब, बहुत तेजी से राजनीति की नदी का पानी बीते 2 सालों में बहा है, खासतौर से कांग्रेस के लिए तो बहुत तेजी से बहा है और बहा भी ऐसा है कि बाढ़ का सारा प्रकोप कांग्रेस के ऊपर ही हुआ है। चलिए, लेकिन हरी इच्छा जो भी है, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में कहा जाता है कि जो भी है अच्छे के लिए ही होता है, आत्मसात करना कठिन होता है। लेकिन आपने भी तो कुछ, यानी कांग्रेस ने भी तो कुछ सीखा और समझा होगा। जो कुछ घटा है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ आगे गया है, उसमें सब कुछ कोसने लायक, निंदनीय, ये सब हो भी सकता है, बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन आपके लिए भी कुछ बड़े अच्छे संदेश हैं कि जो हैं आपके पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मेधा के नेता भी हैं आपके पास, और जो नहीं भी हैं उससे 19-20 हैं, उन सबको संभाल के रखे कांग्रेस, सहेज कर रखे कांग्रेस, समेट कर रखे कांग्रेस। जी भदौरिया साहब। बिल्कुल आदरणीय शरद जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में बहुत पानी बह चुका। मतलब इतना परिवर्तन, मुझे करीबन 27-28 साल राजनीति में हो गए, इतना परिवर्तन इतना तीव्र परिवर्तन मैंने आज दिनांक तक किसी भी दल में नहीं देखा जितना कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के 2 साल के सरकमस्टांसेस में हुआ। आपकी बात पूर्णतः सत्य है और उस बात को आत्मसात करने की आवश्यकता भी कांग्रेस पार्टी को है। मैं बिल्कुल साफगोई से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी नई लीडरशिप को उभारना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा। अगर हमें 2023 के आगे के चुनाव में आगे मजबूती के साथ पुनः सत्ता में वापस आना है तो यहाँ तक बात है। आप देखिए, निश्चित रूप से जो एक मुख्य स्तंभ होता है जब पार्टी छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, परंतु शरद जी, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि चुनाव भले ही भारतीय जनता पार्टी सीटों के आंकड़े में जीत गई हो, परंतु पब्लिक परसेप्शन में मैं आपको सामने पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा चुनाव मैंने 2018 का मुख्य चुनाव नहीं देखा था, जो मैंने 28 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव देखा कि जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी दिखी थी। ये कांग्रेस पार्टी को बहुत उत्साह की बात है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में खड़ी हुई दिखी थी, कमलनाथ जी के साथ दिखी थी। परिणाम चाहे कोई हो, वो परिणाम अलग विश्लेषण का विषय है, परंतु मैं अपने आप में एक कांग्रेस के नेता के नाते या कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते अपने आप को बहुत आत्म सुख में महसूस करता हूं कि जनता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। और वो जो अनीति हुई थी, जो जिस तरीके से अनीति पूर्वक कांग्रेस की सरकार को गिराया गया था, उससे जनता आज भी खपा है। चलिए शुक्ला साहब, एक प्रयोग माना गया, हमने सीनियर लीडर से भी बात की उपचुनाव के दौरान, तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये एक प्रयोग है और हम इस प्रयोग को लेकर मध्य प्रदेश में आगे बढ़े हैं कि कांग्रेस से एक मजबूत, एक बड़ा धड़ा बीजेपी का हिस्सा हो गया और उसकी सत्ता में भागीदारी को लेकर भी बीजेपी ने बहुत ही उदार मन से बड़े फैसले किए और आगे भी उस तरह की संभावनाओं को खुला रखा है। लेकिन जिस तरह से बड़े पदों की भी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस में जो नेता आए हैं, क्या आगे जाकर उनके लिए वो महत्वपूर्ण पद भी खुले रहेंगे जिनके लिए अब तक बीजेपी में ऐसा परसेप्शन है कि ये जो फैसले हैं, ये निर्णय बीजेपी के डीएनए से आने वाले नेताओं के लिए ही सर्वाधिकार सुरक्षित माना जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से नेता दूसरी पार्टियों से, दूसरे दल से भाजपा में आए हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। वो नेता की भूमिका, जिम्मेदारी, सक्रियता और उनका महत्व और उनकी उपयोगिता के साथ कैसी जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए, निश्चित दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई संकीर्ण मनोभाव नहीं है कि जो नेता बाहर से आ जाए उनका उपयोग करे, जिम्मेदारी की बात हो, जिम्मेदारी ना दी जाए। जिम्मेदारी दी जाती है, उनकी सक्रियता, उपयोगिता के अनुसार दी जाती है और इसके लिए बड़े हृदय से काम किया जाता है। और अभी देखिए, इतने नेता कांग्रेस से आए, मंत्री बने, चुनाव भी लड़े, इतनी बड़ी संख्या में मंत्री बन के उनको टिकट दोबारा पहले कभी नहीं देखने को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम करके दिखाया। ये बड़े हृदय का काम है और भाजपा इस विचार पर काम करती है कि अंत में खड़े हुए व्यक्ति का उदय करने के लिए जितने ज्यादा लोग विचारधारा से जुड़े शुक्ला जी, वो डील का हिस्सा था, डील का नहीं। अब ये आपकी भाषा है। देखिए भदौरिया जी, ये डील बोलने दीजिए भदौरिया साहब, बात पूरी हो जाने दीजिए। खरीदारी सुन लीजिए भदौरिया साहब, ये डील और खरीदारी का आरोप तो आप लगाते रहे। मैंने पूर्व में भी कहा कि संसद में जब स्वर्गीय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कैसा सूटकेस कांड हुआ, तो कैसी खरीदी हुई थी। जनता जानती है कि खरीदी कौन करता है, भ्रष्टाचार कौन करता है, सरकार सैकड़ों बार किसने कराई, इमरजेंसी किसने लगाई, सारा चरित्र सामने है।
और कांग्रेस को तो ये 15 महीने का अच्छा मौका मिला था कि जनसेवा का भाव दिखाती, मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाती, संगठन को बनाए रखती, लेकिन संगठन में ही फूट हो गई, आपस में लड़ते रहे, 3 शक्ति केंद्र बन गए, सेवा का कोई काम नहीं था, विकास का कोई काम नहीं था, मध्य प्रदेश का विकास रुका था, भ्रष्टाचार था, सब कुछ सामने था। इन सब बातों को लेकर सरकार गिर गई। अब सरकार गिरी, भाजपा की सरकार बन गई, जनता को एक सुकून मिला, एक राहत मिली कि वो सरकार जिसने 15 साल में तीन शक्ति केंद्र कौन थे शुक्ला जी? किसानों के लिए, शुक्ला जी, 3 शक्ति केंद्र कौन थे, कृपया करके बताएं। फिर ये मौका मिला है। शुक्ला जी, 3 शक्ति केंद्र कौन थे? आदरणीय अरे अब उसका नाम, अरे भाई 3 शक्ति केंद्र कौन थे? यही 3 शक्ति, कृपया 3 शक्ति केंद्रों के नाम। यही 3 शक्ति केंद्र का, तो यही 3 शक्ति केंद्र, ये कौन थे 3 शक्ति केंद्र? झगड़ा था जो सामने आया है, जब आपने चैलेंज अपने नेताओं को भदौरिया साहब अपने आगे शक्ति केंद्रों की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बातों को लगातार आप चुनाव उठाते रहे जी। वो कह रहे हैं 15 माह में 3 शक्ति केंद्र थे, आपस में खेतान करते, तो 15 माह के 3 शक्ति केंद्र। चलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं शुक्ला साहब का, धन्यवाद भदौरिया साहब का, धन्यवाद हर्षवर्धन जी का। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप एक परंपरा से जुड़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जैसे आप एक बल्लेबाज के तौर पर जब बैटिंग करने आते हैं पिच पर, तो सबसे पहले आप लचीले होते हैं, आप हवा का रुख भी देखते हैं, आप पिच पे नमी कितनी है ये भी देखते हैं, स्लिप में कितने फील्डर्स हैं ये भी देखते हैं, बाउंड्रीज में क्या तैनाती है और कप्तान का रुख क्या है, किस तरह के बॉलर्स को लगाया गया है, ये तमाम चीज़ें आप देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी बल्लेबाज की तरह हैं जो बीजेपी के हो गए हैं, बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, आगे और करेंगे, शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन इस दौरान उन्हें बहुत सतर्क होना होगा, क्योंकि ये पिच उस पिच से एकदम डिफरेंट है जिस पिच में या जिस पार्टी में वो अब तक रहे हैं। बीजेपी का कल्चर, बीजेपी की रीति नीति, ये सब बहुत भिन्न है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी मैसेज साफ है कि आप बहुत अच्छा मैच खेलते हैं, लेकिन आप दक्षिण अफ्रीकन टीम की तरह चोकर्स का जो खिताब होता है कि आप क्वार्टर और सेमीज तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे आते हैं, लेकिन सेमीफाइनल पहुंचकर आपकी लय ताल बिगड़ती है और अचानक आपके खिलाड़ी रन आउट होने लगते हैं और आप अपने हाथों में आती हुई बाजी को गंवा देते हैं। और 2018 इसका एक बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है, जिसके लिए आप बीजेपी को चाहे जितना कोस लें, लेकिन आपको अपने गिरेबा में झांक कर ये देखना तो पड़ेगा कि गलतियां आपसे भी क्या हुई हैं, और बड़ी भारी और बड़ी मजबूत गलतियां हुई हैं। क्योंकि अगर अपनी गलतियों को मानकर एक नई शुरुआत न की जाए तो गलतियां दोहराता है व्यक्ति, संगठन, पार्टी, और वो सीख भी नहीं पाता है। लेकिन ये कहना हमारा काम नहीं है, और ये कांग्रेस को ही देखना, 135 साल पुरानी पार्टी है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप तमाम पैनलिस्ट का बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।